के क्लास में हमने इस चैप्टर से सबसे पहले मतलब इसी का जो फर्स्ट वाला है वो देखा था जंतु शरीर की रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा 3 टाइप के देखे थे किस तरीके से होती है। उसके बाद दूसरा में हम लोग देखे थे इसकी शारीरिक सम्मिति के बारे में। ठीक है, आज हम लोग तीसरा देखने वाले हैं प्राथमिक जनन स्तर, प्राइमरी जर्म लेयर। देखिए ये जर्म लेयर जो है जब मेल और फीमेल लैंगिक प्रजनन में, ठीक है, लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल जो युग्मक होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। और वही जो युग्मनज होता है आगे चलकर उसका भ्रूणीय विकास होता है। तो भ्रूणीय विकास के दौरान ही उस भ्रूण में सबसे स्टार्टिंग वाला जो मतलब पॉइंट रहता है वो किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण से फिर किसका निर्माण होगा। भ्रूण जो है वो धीरे धीरे किसका निर्मित 3 जर्म लेयर का निर्माण करता है। ठीक है, इसको चलिए देखिए। तो वो 3 जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं। एक्टोडर्म, एक्टो यहाँ पर एक्टो है, एक्टो यानी कि बाहर। सेकंड है मीजोडर्म, मीजो यानी कि बीच वाला हिस्सा, ठीक है, मध्य लेयर इसको बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा में दिया है एंडोडर्म, एंडो यानी कि अंदर। तो ये 3 जर्म लेयर होते हैं। इन्हीं 3 जर्म लेयर के द्वारा ही जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उन सब का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब एक इंसान का या फिर जो एक जीव होता है उसका जो पूरा बॉडी, ठीक है, पूरा बॉडी चाहे आंतरिक हो, बाह्य हो, ठीक है, मध्य वाला हो, जितने भी भाग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं वो सभी के सभी इन्हीं तीनों लेयर के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही स्तर पाया जाता है और जो उच्च वर्गीय जंतु होंगे उनमें ये तीनों लेयर क्या हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर इनको देखिए, ये तीनों जिसमें तीनों स्तर पाया जाता है उसको इस चित्र में दर्शाया गया है। अंदर वाला क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, एंडो यानी कि अंदर, अंदर वाला स्तर क्या है, एंडोडर्म। इसमें भी एंडोडर्मा उपस्थित है। दोनों में आप लोग कंपेयर कीजिए थोड़ा। इसका भी ये बीच वाला मतलब ये वाला स्तर क्या है, एंडोडर्म है। सेकंड वाला स्तर क्या कहलाता है, मीजो, मध्य स्तर या फिर मीजोडर्मल। लेकिन आप लोग ये जो डायग्राम है इसमें देख रहे हैं कि ये मध्य स्तर यानी कि मीजोडर्म ये उपस्थित नहीं है। अगला है क्या है, सबसे बाहरी स्तर, इसको बोला जाता है एक्टोडर्म, जो कि सेकंड वाले डायग्राम में भी ये उपस्थित है। तो इस आधार पर आप लोग देख रहे हैं दोनों डायग्राम में कि जो फर्स्ट वाला है इसमें तीनों जर्म लेयर उपस्थित हैं, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, सिर्फ 2 जर्म लेयर ही उपस्थित है। कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इस आधार पर इनको नाम दिया गया है जिसमें 2 लेयर पाया जाता है। जैसे कि इस तरीके से इनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक डाई। यहाँ पर वर्ड आया है डाई यानी कि 2 कौन कौन से, एक्टो और एंडोडर्म। इनको क्या बोला जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं आप लोग। अगला क्या दिया है, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें तीनों जर्म लेयर पाया जा रहे हैं, 3 जर्म पूरा पाया जा रहा है, तो इनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर वर्ड आया है ट्राई, ट्राई यानी कि 3। तो जो जंतु होते हैं इन्हीं दोनों में से एक होंगे, या तो वह जंतु डिप्लोब्लास्टिक होगा या फिर वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, अगला जो है वह है देह गुहा। इसको बॉडी कैविटी भी बोला जाता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि देह गुहा किसे कहते हैं। देह गुहा को सीलोम भी कहा जाता है, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। ये एक खाली स्थान होता है जिसमें एक तरीके का द्रव भरा रहता है। ठीक है, और उसी के अंदर में द्रव की उपस्थिति में ही जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उसी में ये पाए जाते हैं। जैसे आगे चलिए देख लेते हैं। देह गुहा या सीलोम आहार नाल एवं बॉडी वॉल के मध्य क्या है, मध्य उपस्थित द्रव से भरा वह स्थान होता है जो मीजोडर्मल इपिथेलियम के स्तर से ढका होता है।
ठीक है। मेसोडर्मल एपिथेलियम का जो स्तर होता है उसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है। देह गुहा नलिका अंदर नलिका योजना युक्त, ये आप लोग पढ़े हैं। ठीक है। नलिका अंदर नलिका योजना में क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए मतलब अलग अंग पाया जाता है और भोजन को अनपचा जो भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए उसमें अलग अंग यानी कि एनस पाया जाता है। उसी को ही बोला जाता है नलिका अंदर नलिका योजना। ठीक है। तो ये मतलब ये किन में पाया जाता है? बॉडी कैविटी नलिका अंदर नलिका योजना वाले जो जंतु होते हैं उन्हीं में ही बॉडी कैविटी पाया जाता है। इसी देह गुहा के अंदर शरीर के समस्त अंतरांग यानी कि जो शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। देह गुहा का विकास भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। अभी मैं बताइए आप लोग को 3 जर्म लेयर के बारे में, तो वहाँ पर क्या था? मेसोडर्म। तो जो देह गुहा है इसका निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म से इसके 2 भागों में विभाजित होने के कारण होता है। आर्थ्रोपोडा को छोड़कर आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट आते हैं, ठीक है, जो भी कीट वर्ग हैं उन सभी को आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। तो आर्थ्रोपोडा को छोड़कर अन्य सभी देहगुहीय जीवों की देह गुहा में एक तरल पदार्थ भरा होता है। मतलब सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही क्या है, ये तरल पदार्थ नहीं भरा होता है, फिर बाकी में ये तरल पदार्थ भरा होता है। तो उस तरल पदार्थ को बोला जाता है देहगुहीय द्रव या फिर सिलोमिक फ्लूइड या फिर बॉडी कैविटी फ्लूइड बोला जाता है। अब इसका थोड़ा सा कार्य देख लीजिए। क्या कार्य है कि यह शरीर को लचीला बनाती है, यह अंतरांगों के लिए सुरक्षित स्थान है। देहगुहीय द्रव शरीर के अंतरांगों को सही जगह पर बनाए रखता है। यह बाह्य आघातों से अंगों की सुरक्षा करता है। इस तरीके से ये इनके कार्य हैं कि बॉडी जो कैविटी होता है इसका क्या फंक्शन है। ठीक है। तो बॉडी कैविटी जो है ये भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अदेहगुहीय या फिर एसिलोमेट। एसिलोमेट ये किसमें कौन एसिलोमेट होते हैं ये देख लीजिए। स्पंज, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस ये सभी क्या हैं? एसिलोमेट है। जहाँ पर ए या फिर अ जुड़ गया वहाँ पर देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी कैविटी यानी कि देह गुहा की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ए या फिर अ जुड़ गया मतलब इसमें देह गुहा अनुपस्थित रहेगा। अब देह गुहा क्या है? अनुपस्थित है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें मेसोडर्म मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये एसिलोमेट में क्या होता है? जो 3 जर्म लेयर हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। तो ये जो सीलोम है बेसिकली किससे निर्मित होता है? मेसोडर्म से। तो आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, मतलब एक और चीज़, सीलोम का निर्माण किस तरीके से होता है? मेसोडर्म के 2 भागों में विभाजित हो जाने के कारण। तो आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो मेसोडर्म है, बाहर वाला एक्टोडर्म है, बीच वाला मेसोडर्म और ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये है एंडोडर्म। सबसे अंदर वाला जो स्तर है वो है डाइजेस्टिव कैविटी, यानी कि मतलब इसी के मतलब ये डाइजेस्टिव कैविटी को ये सारे जो हैं लेयर हैं वो घेरे हुए हैं। इस तरीके से है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग देख रहे हो कि मेसोडर्म यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड नहीं हो पाया है, इसीलिए इसमें किसी भी सीलोम या फिर देह गुहा का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको एसिलोमेट बोला जाता है। अगला क्या दिया है? स्यूडोसिलोमेट या फिर कूट देहगुहीय। ठीक है। यानी कि इसमें फॉल्स टाइप का सीलोम पाया जाता है, मतलब इसको ट्रू सीलोम नहीं बोलेंगे। ठीक है। कि क्यों नहीं बोलेंगे ये देखिए, इसमें देखिए ये मेसोडर्म 2 भागों में डिवाइड नहीं हो पाया है, इसमें ये धीरे धीरे डिवाइड होता है, लेकिन ये क्या है एकदम से अच्छे से डिवाइड नहीं हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पर मेसोडर्म का स्तर है लेकिन बीच में खाली है, फिर से स्तर है, फिर से खाली है, मतलब ये पूरा स्तर कंटिन्यू नहीं है। ठीक है। 2 भागों में देख सकते हो आप लोग, दोनों साइड में है। ये वाला भाग भी क्या है? मेसोडर्म है। ठीक है। ये वाला भाग भी मेसोडर्म है, लेकिन दोनों ही क्या है? हाफ हाफ।
इसीलिए मैंने इसको क्या है हाफ मेसोडर्मा इसको लेयर बोल सकते हो। ठीक है, मतलब अब देखो ये पूरी तरीके से ये कवर नहीं होने के कारण और अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाने के कारण इसमें ट्रू सीलोम का निर्माण नहीं हो पाता, इसीलिए इसको क्या है फॉल्स सीलोम या फिर स्यूडो सीलोमेट बोला जाता है। ठीक है, अगला है सीलोमेट। सीलोमेट में आप लोग देखेंगे बाहर का ये रेड वाला जो लाइन है ये है एक्टोडर्मा, ग्रीन वाला लाइन क्या है एंडोडर्मा, और ये वाला जो सबसे आंतरिक वाला जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको यह है डाइजेस्टिव कैविटी। अब हमें क्या देखना है मेसोडर्मा पर फोकस करना है। ये जो डॉट डॉट से भरा हुआ है दो स्तर, ये वाला जो कि एक्टोडर्मा के पास है और एक क्या है एंडोडर्मा के पास है। इस तरीके से डॉट डॉट में आप लोग देख रहे हैं तो ये मेसोडर्मा है। मेसोडर्मा जो स्तर है ये दो भागों में देख सकते हैं एकदम अच्छे से डिवाइड हुआ है, जो कि किसको कवर किया हुआ है अंदर की ओर एंडोडर्मा को कवर किया हुआ है और ये बाहर से एक्टोडर्मा के द्वारा कवर्डेड है। तो इस तरीके से इसके दो भागों में डिवाइड होने से यहाँ पर एक देखिए एक सीलोम का फॉर्मेशन होता है एक कैविटी का। ठीक है, और इस कैविटी में क्या भरा हुआ है एक प्रकार का द्रव जिसे सीलोमिक फ्लूइड बोला जाता है। अब इसी सीलोमिक फ्लूइड में जितने भी अंतरांग होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और जितने भी अंतरांग होंगे उन सभी के चारों ओर भी मेसोडर्मा का लेयर पाया जाएगा। ये सभी क्या है ऑर्गन है, ऑर्गन प्रेजेंट इन सीलोम। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 टाइप के सीलोम हुए। अगला है शरीर विखंडन। बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी है वो असंख्य खंडों से क्या है डिवाइडेड रहता है। जिस तरीके से आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा और समझने की ज़रूरत नहीं है। शरीर विखंडन में आप लोग डायग्राम देखकर ही समझ सकते हैं कि इनका देखिए बहुत सारे खंडों से मिलकर बना होता है और इन्हीं खंडों में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है और इन्हीं खंडों से लगे हुए इनके उपांग भी पाए जाते हैं। ठीक, छठवां है शरीर आधार एवं सुरक्षा। देखिए जो उच्च वर्गीय जो जीव होंगे उनमें मतलब अब ये क्या बोलना चाहिए शरीर के आधार एवं सुरक्षा के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। एक तो है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक अंतः कंकाल। ठीक है, यहाँ पर बाह्य कंकाल में किस तरीके से आप लोग देख सकते हो ये एक क्रैब का डायग्राम जिसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, बाह्य कंकाल ये किससे बना होता है देख सकते हैं आप लोग, ये काइटिन युक्त क्यूटिकल से बना होता है जो कि इसको बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से मोलस्का संघ यानी कि घोंघा। ठीक है, घोंघा का जो बाहर का स्तर होता है वो किससे बना होता है कैल्शियम युक्त क्यूटिकल से बना होता है। आर्थ्रोपोडा का किससे काइटिन युक्त होता है, लेकिन मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जो घोंघा होते हैं उनमें ये क्या होता है कैल्शियम युक्त क्यूटिकल के बने होते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों में उनकी त्वचा के नीचे एक कठोर सुरक्षात्मक बाह्य कंकाल पाया जाता है जो त्वचीय पट्टियों के रूप में होता है। कशेरुकी जंतुओं के शरीर पर भी एक्टोडर्म का बना बाह्य कंकाल सल्क जैसे कि मछली सरीसृप में यह पाया जाता है। पंख है वो पक्षियों में पाए जाते हैं। नाखून, बाल, खुर, ठीक है, सींग ये सभी स्तनियों में पाए जाते हैं। अगला जो है ये तो हो गए बाह्य कंकाल। अब अंतः कंकाल की बात करते हैं। ये शरीर के अंदर पाए जाने वाला कठोर ऊतकों जिसको क्या बोलता है, ये किससे मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। इसका निर्माण क्या होता है, मेसोडर्म से होता है। उदाहरण के लिए सभी कशेरुकी इसके मतलब जो होते हैं उनका ये एग्जाम्पल है। कशेरुकी प्राणियों में अंतः कंकाल कशेरुकी दंड के रूप में होता है जो कि शरीर को एक निश्चित आकार तथा आधार देता है। यह संधि युक्त होता है जिसके कारण यह शरीर को लचीलापन, गति एवं प्रचलन की क्षमता प्रदान करता है। खोपड़ी या फिर जिसको स्कल बोला जाता है एवं कशेरुकी दंड मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा भी करता है। ये जबड़े में उपस्थित अस्थियां तथा दांत कठोर भोजन को चबाने एवं फाड़ने की क्षमता देता है। अगला है जंतुओं के श्वसनांग। यहाँ पर अधिकांश सभी जीवों के यानी कि सभी संघों के क्या दिया है, श्वसन अंगों का नाम दे दिया हुआ है।
कि वो जो जंतु हैं वो किस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर उत्सर्जी अंग को भी दे दिया गया है। जैसे चलिए इसमें श्वसन अंग जंतु का नाम है स्पंज है एवं सिलेंट्रेट। स्पंज यानी ये किस में आएंगे, पोरीफेरा के अंतर्गत, और सिलेंट्रेटा में ये हाइड्रा आ जाएगा। तो ये जो इनका श्वसनांग क्या होता है, ये शरीर की सतह के द्वारा श्वसन की क्रिया को करते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है, झींगा है, मोलस्का एवं मछलियाँ, ये क्या करती हैं, गिल्स के द्वारा। ठीक, केचुआ, जोक, मेंढक, तो मतलब इस तरीके से इन सभी का आप लोग, ये भी एक तरीके का लक्षण बनेगा। ठीक है, जैसे कि स्पंज आ गया, स्पंज किसके अंतर्गत, पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। तो पोरीफेरा का अगर आप लोग को लक्षण लिखने के लिए दिया जाए तो वहाँ पर आप लोग एक लक्षण यह भी लिख सकते हैं कि जो पोरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आता है, जैसे कि स्पंज हो गया, वो शरीर की सतह के द्वारा श्वसन की क्रिया को करते हैं, या फिर उनका श्वसनांग क्या होता है, शारीरिक सतह। ठीक है, उसी तरीके से उत्सर्जी अंग को भी आप लोग जो है डाल सकते हैं इसके लक्षण के रूप में। स्पंज, सिलेंट्रेट है, इकानोडर्मट है, इन सभी में भी क्या है, शारीरिक सतह के द्वारा ही उत्सर्जन की क्रिया होती है। उसी तरीके से चलिए नीचे और थोड़ा सा अलग देख लेते हैं हम लोग, जो एनिलेट्स है। एनिलेट्स में इसके लिए कौन सा अंग पाया जा रहा है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया के द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब आप लोग को देखना है जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ से मेन इम्पॉर्टेंट अभी जो हम लोग देखे हैं वो उनका लक्षण बनेगा। ठीक है, लक्षण किस तरीके से, उनमें शरीर के आधार एवं सुरक्षा के लिए क्या पाया जा रहा है, उनमें श्वसनांग कौन से हैं, उत्सर्जी अंग कौन से हैं, उनका शारीरिक समिति किस तरीके से है। ठीक है, तो ये सभी उनका क्या है, लक्षण बनेगा, किनके, इन्हीं जो संघ यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, प्रारंभ में जंतुओं को कशेरुक दंड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो उप जगत में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो एनिमल किंगडम है उसको सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, उनमें कशेरुक दंड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो देखिए उप जगत क्या है, अकशेरुकी और कशेरुकी, इनको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट बोला जाता है। अब देखिए नॉन कॉर्डेट कौन कौन से हैं, इनमें उन सभी जंतुओं को रखा गया है जिनमें जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, अर्थात सभी बिना हड्डी वाले जीव इस समूह में आते हैं। देखिए तो नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत कितने संघ हैं, 10 संघ है। 10 संघों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या दिया है, प्रोटोजोआ। ठीक है, फर्स्ट में प्रोटोजोआ दिया हुआ है, लेकिन इसे 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा के अंतर्गत मतलब सम्मिलित किया गया है। प्रोटोजोआ को हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्या है, पोरीफेरा, यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोग को। ठीक, पोरीफेरा है, निडेरिया को ही सिलेंट्रेटा बोला जाता है, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटोहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और हेमीकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये तो सभी हो गए जिनके आप लोग को क्या लिखने हैं, 5 लक्षण, 2 से 3 एग्जाम्पल और एक डायग्राम आप अपनी कॉपी में लिखना है। बस इतना ही। जो 10-15 इस तरीके से लक्षण बुक में दिया है उन सभी को लिखना नहीं है। जैसे अभी हम लोग देखे हैं इनका, उन्हीं को ही आप लोग इनका लक्षण खुद से बना सकते हैं। ठीक है, बुक को देखकर। देखिए अगला क्या है, कॉर्डेटा। यहाँ पर आ गया कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के इस समूह में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिनके जीवन की किसी अवस्था में कशेरुक दंड पाया जाता है, अर्थात सभी हड्डी वाले जंतुओं को इस समूह में रखा गया है। संघ में दिया है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इन 10 संघों का लक्षण किस तरीके से लिखना है आप लोग को इस वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। इसमें पहला जो संघ है वह है पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोरस यानी कि पोर इसका हिंदी होगा छिद्र, और फेरिन का अर्थ होता है बियरिंग यानी कि पाया जाना। यानी कि पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वे क्या होते हैं, पोर बियरिंग होते हैं, वो छिद्र युक्त होते हैं। उनके शरीर में बहुत सारे छिद्र, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब उनका जो बॉडी रहता है वो बहुत ही स्पंजी होता है, जिससे वो
मतलब जो वाटर होता है उसमें आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक है। उनको लाइट वेट बनाने का ये कार्य करता है। इसमें पहला लक्षण है इसका कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये समुद्री जल में जो चट्टान होते हैं वहाँ तालाबों और झीलों में ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें केवल क्या है 2 जर्म लेयर ही पाया जाता है। कौन से 2 जर्म लेयर, एक्टो और मेसोडर्म। इनका शरीर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, या फिर रेडियली सिमेट्रिकल बोल सकते हो, या फिर अरियसमित होता है। या अगला है सेलुलर लेवल का कोशिकीय या दैहिक संगठन इनमें पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक, ये थोड़ा ये गलत हो गया है, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अगला दिया है रिप्रोडक्शन इनमें लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, बडिंग द्वारा होता है, और लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या है, युग्मकों का निर्माण होता है। ये क्या होता है, बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उभयलिंगी, मतलब मेल और फीमेल गैमीट का यानी कि युग्मक का निर्माण एक ही जीव के अंदर होता है। इसमें उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन शारीरिक सतह के द्वारा होता है। उत्सर्जन और साथ ही श्वसन की क्रिया दोनों ही शारीरिक सतह के द्वारा होता है। ये एसिलोमेट टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल में हो गया साइकॉन, ग्रेंसिया, ओलियंथस, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला आदि। उसके बाद यहाँ पर एक का आपको चित्र बनाना है, जैसे कि साइकॉन का चित्र बनाना। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग को आ जाना है दूसरे संघ में निडेरिया या फिर सिलेंड्रेटा, मतलब जो पोरीफेरा है इसको फिर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिवाइड किस तरीके से, यहाँ पर जो पोरीफेरा संघ है इनको फिर से कई वर्गों में डिवाइड किया गया है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इनके लक्षणों पर ध्यान दीजिए। लक्षण लिखकर सिर्फ उसको मतलब 5 ही लक्षण लिखे हैं। मैंने आपको यहाँ पर 9-10 बता दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 लक्षण, 2 से 3 इसके एग्जाम्पल, ये इतना हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी संघों का आप लोग 5 लक्षण और उदाहरण लिखकर मुझसे चेक कराएंगे, और उसको कॉपी में भी लिखें, डायरेक्ट कॉपी में भी लिख सकते हैं, या फिर पहले रफ कॉपी में चेक कराइए, उसके बाद उसको आप फेयर कर सकते हैं।